हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो अगर आपने अभी तक टिप्स ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस, आपने एमबीबीएस एसेंशियल्स का वीडियो देख लिया है फॉर द फर्स्ट ईयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम आपके लिए फर्स्ट ईयर के लिए लेके आए हैं फॉर द सर्वाइवल किट ऑफ द एनाटॉमी। अब हमें पता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है एनाटॉमी, एक होता है फिजियोलॉजी और एक होता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें से सबसे खतरनाक जो सब्जेक्ट है वो एनाटॉमी है। ठीक है, जो सबसे दर्द देने वाला सब्जेक्ट है वो एनाटॉमी है। जिसमें सबसे कम मार्क्स आते हैं वो भी एनाटॉमी है। जिसमें सबसे ज़्यादा याद रखना है वो भी एनाटॉमी है। तो ये एनाटॉमी का नुस्खा क्या है, इसको हम कैसे एकदम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, कैसे एनाटॉमी को हम इजी कर सकते हैं, क्या उसके लिए लर्निंग टिप्स हैं। तो हम वो चीज़ें, सारी चीज़ें जो एनाटॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने एमबीबीएस एसेंशियल्स का वीडियो नहीं देखा जिसके अंदर मैंने बताया था कि आईपैड हमारे पास यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड है फर्स्ट ईयर के लिए कि नहीं, स्टेथोस्कोप रिक्वायर्ड है कि नहीं, और बहुत सारी बाकी की चीज़ों के बारे में मैंने बात किया था, स्कल सेट आपका रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं फॉर द सर्वाइवल किट ऑफ द एनाटॉमी, हमारे पास जो बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है। और एक बात यहाँ याद रखना, जो आप एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो वो आपका हमेशा साथ देने वाला है टिल योर एमबीबीएस इज कंप्लीटेड। मतलब फर्स्ट ईयर में तो एनाटॉमी लगेगा ही, सेकेंड ईयर में इतना नहीं लगेगा, बट पैथोलॉजी में थोड़ा सा वो लगता है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तो हर जगह आपका एनाटॉमी काम आने वाला है। एज वेल एज योर एनाटॉमी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द नीट पीजी और द INICET एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसको हम यह देखते हैं कि किस तरीके से हमें एनाटॉमी को अप्रोच करना है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा टिप्स वाला वीडियो देखा होगा फॉर द टिप्स फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सी बुक्स आप यहाँ रेकमेंड की थी फॉर द एनाटॉमी। तो अगेन मैं बता देता हूँ, तो एनाटॉमी के अंदर आपके टोटल 7 सेक्शंस हैं। एक होता है जनरल एनाटॉमी, अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमन, थोरैक्स, हेड एंड नेक, न्यूरो एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो ये टोटल 7-8 सेक्शंस हैं इन द टोटल एनाटॉमी, है ना। तो जनरल एनाटॉमी, अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन एंड थोरैक्स, इसके लिए आप BD चौरसिया की जो 10th एडिशन की बुक है, BD चौरसिया की जो 10th एडिशन की बुक है, आप उसको रेकमेंड कर सकते हो फॉर दीज सेक्शंस फ्रॉम जनरल एनाटॉमी टिल दी एब्डोमेन। फॉर द हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटॉमी, हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटॉमी के लिए आप BD चौरसिया ले सकते हो, बट उसके अंदर कुछ कंटेंट गलत भी है, बहुत सारा कंटेंट ज़्यादा दिया है, और जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लेक्स है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो विश्राम सिंह आप इसके लिए ले लीजिए। हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जैसे मैंने बोला था कि इसके लिए ऐसे बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बट स्टिल अगर आपको बुक्स खरीदनी ही है तो आप हिस्टोलॉजी के लिए इंदरबीत सिंह ले लीजिए। इट्स अ गुड बुक। इंदरबीत सिंह का 13 या 14 एडिशन अभी मार्केट में आया है, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हो फॉर द हिस्टोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के लिए अगेन विश्राम सिंह। ठीक है, तो ये मेरा बुक्स का रिकमेंडेशन होगा, है ना। तो ये मैंने टिप्स के अंदर भी बताया था, ये मैंने आपके लिए वापस से रिपीट भी कर लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आज ये वीडियो बन रहा है, हाउ टू अप्रोच एनाटॉमी, है ना, हाउ टू अप्रोच एनाटॉमी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप कभी भी एनाटॉमी स्टार्ट करोगे तो ऐसा तो नहीं आप डायरेक्टली एनाटॉमी उठा ली, अपर लिम के साथ स्टार्ट कर लिया, लोअर लिम के साथ स्टार्ट कर लिया, पहले जनरल एनाटॉमी पता होनी चाहिए। तो जनरल एनाटॉमी क्या की बहुत छोटी सी बुक आती है, जनरल एनाटॉमी की, BD चौरसिया की, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो क्या सर हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी है? क्या हमें बोन, जॉइंट, CVS, RS, फेशिया ये सब पढ़ना है? तो नहीं, आपको ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक 5 चीज़ें बता रहा हूँ, वो जनरल एनाटॉमी में आप कर लीजिए, वो बहुत मोर देन सफिशेंट हो जाएगा जनरल एनाटॉमी के लिए। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा भी है कि जनरल एनाटॉमी में सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, जनरल एनाटॉमी में सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं हैं,
सिर्फ आपको 5 टॉपिक्स करने हैं। वो जो 18-17 टॉपिक्स, जो भी जितने भी टॉपिक्स दिए आपके जनरल एनाटॉमी की बुक में, वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। सिर्फ आपको 5 टॉपिक्स करने हैं। एक तो आपको इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी भैया है क्या, इंट्रोडक्शन कौन सी प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन क्या है, मीडियन प्लेन क्या है, कोरोनल सेक्शन क्या है, मिड सजाइटल सेक्शन क्या है, ये सब तो पता होना चाहिए ना। तो इंट्रोडक्शन करना है, बोन्स करना है, ठीक है, बोन्स पूछा जाता है हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर। बोन्स करना है, जॉइंट्स करना है, सीवीएस करना है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करना है। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बहुत सारी आर्टरीज, वेन्स, इन सब के साथ डील करोगे जब सिस्टम वाइज एनाटॉमी पढ़ोगे। और फेशिया, डीप फेशिया क्या है, सुपरफिशियल फेशिया क्या है, तो इनके बारे में पढ़ना है। तो मैंने कौन से 5 टॉपिक्स बताए जो जनरल एनाटॉमी के अंदर पढ़ना है? एक इंट्रोडक्शन, एक बोन्स, जॉइंट्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एनास्टोमोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एंड आर्टरी क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी मैंने आईएमपी का आईएमपी बता दिया आपको। और फेशिया, डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, ये 5 टॉपिक्स आप कर लीजिए। इट्स मोर देन इनफ फॉर जनरल एनाटॉमी, है ना। ये जनरल एनाटॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बस 5 टॉपिक्स करने हैं और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जब भी आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, जब भी आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, तो एक पॉइंट तो यहाँ ये आता है कि मैं सब चीज़ें पढ़ लूँ। तो ये तो आपका भ्रम है कि आप सब चीज़ें पढ़ लोगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वेन एवर यू स्टडी द ग्रॉस एनाटॉमी, तो ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अपर लिम के अंदर भी आपको बहुत, अब जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो उस बहुत सारी चीज़ों में से आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। वो भी मैं ही आपको फिल्टर करके दे दूंगा। आगे जब भी हम बात करेंगे तो उसके अंदर मैं फिल्टर करके दे दूंगा आपको कि अपर लिम, लोअर लिम के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो बुक के अंदर अगर 100% कंटेंट दिया है तो उसमें से आपके लिए सिर्फ 70% कंटेंट इंपॉर्टेंट है एज अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। 30% कंटेंट आपके लिए नॉन इम्पॉर्टेंट है। 30% कंटेंट नॉन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी जब ऑथर एक बुक बनाएगा वो तो पूरे 5 साल के लिए बनाएगा ना। उसमें से आपको फिल्टर आउट करना है कि फर्स्ट ईयर में आपको कितना पढ़ना है। तो 100% कंटेंट में से 70% इंपॉर्टेंट है, 30% नॉन इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है। वो इम्पॉर्टेंट है बट फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वो अपन आगे की वीडियोज में ही करेंगे। और बाकी आपके सीनियर्स तो है ही, सीनियर्स को बिल्कुल अप्रोच करिए फॉर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आपको बिल्कुल बताएंगे। प्रोफेसर से आप पूछिए, बाकी मैं तो हुई, आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक स्कल सेट नहीं लिया है, वेदर यू आर अ हॉस्टलाइट, वेदर यू आर अ लोकलाइट, तो स्कल सेट ले लीजिए, बोन सेट ले लीजिए। स्कल सेट, बोन सेट मतलब वही होता है, तो उसको आप ले लीजिए। और वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उससे आपको ऑस्टियोलॉजी समझ आएगी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी सर मतलब बोन की स्टडी, ऑस्टियोलॉजी, है ना, तो पता है। तो ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट टिप ये रहेगा कि जब भी आप ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ो तो बोन्स एंड ग्रॉस एनाटॉमी को रिलेट करके पढ़ो। इट शुड नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। रिलेट करके पढ़े मतलब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जब सपोज आपने आर्म की मसल्स पढ़ी, ठीक है, ये आपका आर्म होता है एंड हियर इज योर फोर आर्म। ये फोर आर्म होता है, ये आर्म होता है। इतना तो अभी आई थिंक ऑल यूनिवर्सिटीज़ में अभी अपर लिम चल रहा होगा। तो ये आर्म होता है, ये फोर आर्म होता है। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा कि आर्म की मसल्स कौन सी है, ठीक है। तो जब भी आप आर्म की मसल्स पढ़ोगे, ठीक है, तो आफ्टर रीडिंग द आर्म की मसल्स पढ़ने के बाद यहाँ एक बोन होती है, उतना आइडिया है, ह्यूमरस बोन होती है। तो ह्यूमरस बोन को पढ़ना उसके बाद, तो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे कि मसल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, मसल का इंसर्शन कहाँ हो रहा है, और वो उस बोन पे कौन सी नर्व रिलेटेड है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन, ये कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा कि विच नर्व इज रिलेटेड विद द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। आपको पता है ह्यूमरस की 3 नेक्स होती हैं। अगर अभी तक आपका ह्यूमरस बोन हो चुका हो यूनिवर्सिटी में, तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ह्यूमरस की 3 नेक्स होती है। एक होती है एनाटॉमिकल नेक, एक होती है सर्जिकल नेक, एक होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो मेरे को बताओ सर्जिकल नेक के साथ कौन सी नर्व रिलेटेड होती है? मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताना, अगर अभी तक आपका ह्यूमरस हो गया हो।
तो जो भी मसल पढ़ो उसका फिर आप थोड़ा सा ऑस्टियोलॉजी रेफर करो बोन में, तो वो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको देगा। ठीक है, और उससे अच्छा क्या, उससे फ़ायदा क्या होगा, बोन का वाइवा आपका बहुत अच्छा जाएगा। बोन का वाइवा आई थिंक 25 to 30 मार्क्स का रखा जाता है वाइवा टेबल पे, तो बहुत अच्छा जाएगा अगर आप इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे। बाकी फिर अगर आप बोन को सेपरेटली पढ़ रहे हो, ग्रॉस एनाटॉमी को सेपरेटली पढ़ रहे हो, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी उसमें, है ना। अब आते हैं, अब आपका एक बहुत ही मेजर सिस्टम जो आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी उसको टाइम है बट मैं अभी से ही आपको उसके लिए एडवाइस दे रहा हूँ। एब्डोमेन, एब्डोमेन में बहुत सारे आप ऑर्गन्स पढ़ोगे, जैसे लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, पेंक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया। इन सब ऑर्गन्स के बारे में आप पढ़ोगे। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब भी आप ऑर्गन पढ़ो, कोई भी ऑर्गन, फॉर एग्जांपल आप स्टमक पढ़ रहे हो, तो स्टमक की आपने पहले ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ी, अच्छा ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ी। ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ने के बाद आप उसकी हिस्टोलॉजी भी पढ़ो स्टमक की। स्टमक की हिस्टोलॉजी पढ़ने के बाद आप उसकी एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ो। तो इतना सारा एक साथ, यस, कोई भी ऑर्गन पढ़ो, उसकी ग्रॉस एनाटॉमी, उसकी हिस्टोलॉजी, उसकी एम्ब्रियोलॉजी सब साथ में पढ़ो एंड रिवाइज। इसको आप अलग अलग करके पढ़ोगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी। तो कोई भी ऑर्गन की ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी सब साथ में पढ़नी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ये मेरे लिए गोल्डन टिप होगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था तो मेरा एब्डोमेन बहुत स्ट्रांग हो गया था। ठीक है, फिफ्थ, एनाटॉमी आप पढ़ रहे हो तो ट्राई टू लर्न एनाटॉमी बाय मेकिंग द डायग्राम्स। सपोज अभी आपका अपर लिम चल रहा होगा, तो एक सिंपल सा ले लेते हैं 10 मार्क LAQ, ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस पता है ना, तो ब्रेकियल प्लेक्सस आप कैसे याद कर सकते हो इजी वे में, बाय लर्न ड्राइंग द डायग्राम ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, है ना। कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती है ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर, C5 से T1 इन्वॉल्व होती है ना। एक होता है प्री ब्रेकियल प्लेक्सस और एक होता है पोस्ट ब्रेकियल प्लेक्सस। प्री ब्रेकियल प्लेक्सस में क्या होता है, C4 नर्व इन्वॉल्व होती है। पोस्ट ब्रेकियल प्लेक्सस में T2 नर्व इन्वॉल्व होती है। तो ये सब आप पढ़ोगे, बट मेरा एडवाइस क्या है आपके लिए, मेरा एडवाइस ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, अगर उसका डायग्राम पॉसिबल हो तो आप डायग्राम बना लो। तो डायग्राम से क्या होगा कि वो टॉपिक की क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, वो टॉपिक की क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी। और सिक्स्थ टिप जो है, ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं हम एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले बुक खोलेंगे और सब बढ़िया हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं, एनाटॉमी में तो करना ही मत है। डोंट इवन ट्राई टू ओपन योर एनाटॉमी बुक्स बिफोर एनी एग्जाम। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट टेक्स टाइम, उसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते पहले आप बुक खोलोगे, अपर लिम का टेस्ट आ रहा है, फोर आर्म तक की मसल्स आ रही है, हम पहले बुक खोलेंगे और सब याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप 50 से 70% कंटेंट भूल जाओगे उसमें। तो मेरी एडवाइस ये है, अभी जो भी टॉपिक आपका चल रहा है कॉलेज के अंदर, उसको रिवाइज करो साथ साथ में। तो क्या होगा, वो टॉपिक जितनी बार आपके दिमाग में घूमेगा उतना अच्छा रहेगा। वो ऐसा मत करना कि एक हफ्ते पहले एनाटॉमी की बुक खुल रही है, BD84 एकदम नई नवाली खुल रही है एकदम, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है ना। मल्टीपल रिवीजन, जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया, मल्टीपल रिवीजन आर रिक्वायर्ड इन एनाटॉमी। कोई भी सब्जेक्ट हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसमें मल्टीपल रिवीजन्स बिल्कुल रिक्वायर्ड है, बट एनाटॉमी में थोड़े ज़्यादा आपको चाहिए होंगे एज कम्पेयर टू फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, है ना। और इसके लिए एक रूल होता है जो मैं आपको बता सकता हूँ, दैट यू कैन फॉलो द ऑल्टरनेट रूल। ऑल्टरनेट रूल यानी, समझते हैं ऑल्टरनेट रूल क्या है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सपोज आपने डे वन को ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा, ब्रेकियल प्लेक्सस को मैं BP लिख रहा हूँ, डे 1 को ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा, डे 2 को आपने कुछ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा। अब डे 3 को आप क्या करो, उस ब्रेकियल प्लेक्सस को वापस से रिवाइज करो, उस ब्रेकियल प्लेक्सस को वापस से रिवाइज करो। फिर डे 4 को आपने अगेन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में से कुछ पढ़ा, देन डे 5 पे अगेन वो ब्रेकियल प्लेक्सस को रिवाइज करो, और आपने अगर डे 3 पे कोई नया टॉपिक किया था तो उसको रिवाइज करो। फिर आपने ये जो डे 1 पे ब्रेकियल प्लेक्सस था उसको
कब रिवाइज करना है? अब 2-3 दिन बाद रिवाइज करना है। डे 4 के बाद सिर्फ सीधा डे 7 पे उसको रिवाइज करो। तो ये एक ऑल्टरनेट रूल है जो मैंने फॉलो किया था फॉर माई एनाटमी, और एनाटमी मेरी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं हमारे पास फॉर द हाउ टू अप्रोच दी एनाटमी। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ गया बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा इस चैनल को। आपके फर्स्ट ईयर को एकदम ईजी बना दूंगा। अब आती है एग्ज़ाम टिप्स, है ना। एग्ज़ाम या एनाटमी की हमने एग्ज़ाम लिखी, कुछ मार्क्स ही नहीं दिए। हमने 3-4 पेज भर दिए, कुछ मार्क्स ही नहीं दिए। मैंने इतना सारा लिखा, कुछ मार्क्स ही नहीं दिए। तो कोई प्रोफेसर आपको मार्क्स क्यों देगा? डोंट फिल पेजेस। आप MBBS में हो, आप यू आर इन द MBBS, सो डोंट डू द स्कूल थिंग्स कि मैं पेजेस भर दूंगा, मेरे को प्रोफेसर मार्क्स दे देगा। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोफेसर इज वे स्मार्टर देन यू। प्रोफेसर उस डिपार्टमेंट में 10-15 साल से पढ़ा रहा है, तो उसको पता है कि बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे। तो डोंट ट्राई टू फिल पेजेस। कोई भी सब्जेक्ट हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें पेजेस मत भरिए। पेजेस भरने से कुछ नहीं होता। अगर आपने LAQ 2 पेज का भी लिखा है, 10 मार्क का LAQ 2 पेज का भी लिखा है, तो उसमें कंटेंट इतना सारा है तो कोई प्रोफेसर आपको 8 मार्क भी दे देगा। और आपने उसी 10 मार्क का LAQ 5 पेज में लिखा है और उसमें कुछ कंटेंट ही नहीं है, तो मैं आपको मार्क्स ही नहीं दूंगा, वो प्रोफेसर आपको मार्क्स ही नहीं देगा। तो फॉर एन आंसर कुछ टिप्स हैं मेरे लिए, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। ट्राई टू राइट एनी आंसर इन पॉइंट्स एंड फ्लो चार्ट। ये फिजियोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, कोई भी आंसर आप लिख रहे हो तो उसको पॉइंट्स में लिखिए, उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखिए। क्यों? क्योंकि जितना आप पॉइंट्स में लिखोगे, फ्लो चार्ट में लिखोगे, उतनी क्लैरिटी आएगी आपके आंसर में। प्लस कोई पैराग्राफ पढ़ने नहीं बैठेगा आपका। आपने अगर पैराग्राफ फॉर्म में कुछ लिखा है तो पैराग्राफ में पॉइंट क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स आपके मिस हो जाते हैं। अगर आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रा लिखी है तो वो भी मिस हो सकती है इन द पैराग्राफ फॉर्म। तो पैराग्राफ में मत लिखिए, पॉइंट्स या फ्लो चार्ट में लिखिए आपका आंसर, है ना। अवॉइड पैराग्राफ एंड ड्रॉ द डायग्राम्स। जितने एनाटमी में तो जितने डायग्राम्स पॉसिबल है बनाइए, भले ही टाइम कम है, भले ही घटिया से घटिया डायग्राम हो, उसकी अगर लेबलिंग अच्छी होगी तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा मार्क्स का बता देता हूँ। जैसे ऑफन ही 10-15 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो उसमें आप ट्राई करिएगा 2 से 3 डायग्राम बना ही लो। 10 या 2 डायग्राम भी बना लिए तो मोर देन इनफ। एक डायग्राम से कुछ नहीं होगा। 10 मार्क के क्वेश्चन में 2 से या 3 डायग्राम एनाटमी के लिए आपको बनाने हैं। 6 मार्क या 5 मार्क क्वेश्चन हो तो एक डायग्राम बना लो, 2 डायग्राम बना लिए तो भी कोई बात नहीं है ना। तो ये है। अब डाइसेक्शन हॉल टिप्स। हम डाइसेक्शन हॉल में जाते हैं बट कुछ पढ़ ही नहीं पाते, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी आपकी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। फर्स्ट, अगर आपने कोई भी नर्व, कोई भी मसल डाइसेक्ट किया है तो रिवाइज दैट टॉपिक एट द सेम टाइम। अब जैसे सपोज अगर आपका लोअर लिम्ब चल रहा है, आपने फिमोरल ट्रायंगल को डाइसेक्ट किया है, ठीक है, तो फिमोरल ट्रायंगल के आपको कुछ कंटेंट्स दिखे, जैसे फिमोरल आर्टरी दिखी, फिमोरल नर्व दिखा, फिमोरल वेन दिखी, है ना, हमारे पास ये सब दिखा, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई दिखी। तो उन कंटेंट्स को आप उसी टाइम पे रिवाइज करिए। फिमोरल ट्रायंगल को आप उसी टाइम पे रिवाइज करिए कि फिमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज क्या हैं, उसके कंटेंट्स क्या है, उसका फ्लोर क्या है, ये सब पढ़ोगे। ठीक है, तो एकदम डर मत जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। या आप थाई में पढ़ोगे, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में। तो कभी भी आप कोई भी डाइसेक्शन कर रहे हो, जैसे आपने अगर बाइसेप्स मसल को डाइसेक्ट किया तो बाइसेप मसल का ओरिजिन कहाँ हो रहा है, इंसर्शन कहाँ हो रहा है, कौन सी नर्व के साथ वो रिलेटेड है, उसका फंक्शन क्या है, तो वो उसी टाइम पे आप रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका वो टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एक तो आपने वो डाइसेक्शन के टाइम रिवाइज किया, फिर आप आपके हॉस्टल रूम में गए या घर गए और फिर आपने वो वापस से वो टॉपिक को रिवाइज किया, आपका वो जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ट्रस्ट मी, इट विल गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप टॉपिक अकेले रिवाइज नहीं कर पा रहे, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो डिस्कस दैट टॉपिक विथ योर फ्रेंड्स और आस्क ईच अदर क्वेश्चंस, है ना। तो ये डाइसेक्शन हॉल की टिप्स रहेंगी। तो यही था आज के वीडियो के लिए कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपके लिए, आपकी एनाटॉमी के लिए,
क्या हमारे पास डाइसेक्शन हॉल टिप्स है, कौन सी बुक्स आप रेकमेंड कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक स्कल नहीं लिया है, जैसे ये हमारे भैया है स्कल भैया नहीं लिया है तो स्कल ले लीजिए, क्योंकि हेड एंड नेक में स्कल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ये सेपरेट, जैसे मैंने उस टाइम भी बताया था, अगर आपने मेरा टिप्स वाला या MBBS एसेंशियल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसके अंदर मैंने बताया था इसका एक सेपरेट 10 मार्क का टेबल रखता है ना। तो प्लीज़ बाय बोन सेट या स्कल आपको बाय करना ही है। बोन सेट नहीं कर रहे तो स्कल तो कर ही लेना, है ना। तो आज का वीडियो अपन इधर ही एंड करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, साइनिंग हियर ऑफ।